नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल इजी एग्ज़ाम। आज हम एसएससी जीडी 17 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस करने वाले हैं, जो कि पिछले कई एसएससी जीडी परीक्षाओं में रिपीट हो रहे सवाल हैं। आइए करते हैं। 2023 के एशियन खेल के ध्वजवाहक कौन थे? हरमनप्रीत सिंह और शीर्ष मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन। PR श्रीराजेश समापन समारोह। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और शीर्ष मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन शनिवार को पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के हांगझाऊ में एशियन गेम्स 2023 के उद्घाटन समारोह के दौरान भारतीय दल का नेतृत्व करेंगे। किस नदी का ऋग्वेद में उल्लेख नहीं है? किस नदी का ऋग्वेद में उल्लेख नहीं है? आपको एग्जाम में नहीं शब्द पर ध्यान देना है। नर्मदा, महानदी, तापी, पेरियार और कृष्णा जैसी नदियों का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है। ऋग्वेद में करीब 25 नदियों का जिक्र। ऋग्वेद में कुल 25 नदियों का जिक्र है। इनमें से सिंधु नदी का जिक्र सबसे ज़्यादा है। ऋग्वेद में जिक्र आने वाली कुछ नदियां हैं। ऋग्वेद में नदियों का जिक्र है, उनके नाम। ऋग्वेद में 10वें मंडल के ऋग्वेद के 10वें मंडल में नदी सूक्त। ऋग्वेद में 10 मंडल, 10वें मंडल में नदी सूक्त में 21 नदियों का जिक्र है। इनमें से सबसे पहले गंगा नदी का जिक्र है। ऋग्वेद में सिंधु नदी का सबसे अहम नदी बताया गया है। यह सप्त सैंधव क्षेत्र की सीमा हुआ करती थी। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सबसे पवित्र दूसरी सबसे अहम नदी माना गया है। इसे पिलाक्षवती, वेदस्मृति और देवती भी कहा जाता है। ऋग्वेद में सरस्वती का अन्वती और उदगवती के रूप में जिक्र है। ऋग्वेद के बारे में कुछ अनेक जानकारियाँ। ऋग्वेद के बारे में कुछ अनेक जानकारी। ऋग्वेद एक प्राचीन वेद है। ऋग्वेद एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ है। यह देवी देवताओं को समर्पित 1028 वैदिक संस्कृत सूक्तों और 10,600 रचनाओं का संग्रह है। कौन? ऋग्वेद। आर्टिकल 46 में क्या उल्लेख है? आर्टिकल 46 में क्या उल्लेख है? आर्टिकल 46 में उल्लेख है कर्मचारियों को निर्भय मजदूरी, बेहतर काम की स्थिति और शालीन जीवन स्तर देना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य में नीति निर्देशक तत्व DPSP शामिल है। ये तत्व देश के शासन के लिए मौलिक हैं। इनका मकसद सामाजिक और आर्थिक न्याय की व्यवस्था करना है। आइए आर्टिकल के बारे में पढ़ते हैं। अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 38 सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अनुच्छेद 39 पुरुष और महिलाओं को समान रूप में जीविका के साधन में समान वेतन देना। अनुच्छेद 41 बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता जैसी परिस्थितियों में काम, शिक्षा और लोक सहायता का अधिकार। अनुच्छेद 45 बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना। अनुच्छेद 46 कर्मचारियों को निर्भय मजदूरी, बेहतर काम की स्थिति और शालीन जीवन स्तर देना। असम में फसल कटाई के दौरान कौन सा नृत्य गाया जाता है? बिहू नृत्य और बगु नृत्य फसल कटाई के टाइम पर गाया जाता है। बिहू एक लोक नृत्य है। वही बगुरमा नृत्य बसंत ऋतु में आयोजित होने वाली त्योहारों के दौरान किया जाता है। बिहू नृत्य एक समूह नृत्य है जिसमें पुरुष और महिलाएं एक साथ नृत्य करते हैं। बिहू नृत्य में ड्रम, धूलिया का बहुत महत्व होता है।
बिहू नृत्य में ढोल, पेपा और ताल जैसे वाद्ययंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। अगर दोस्तों हमारी वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ चैनल को एक बार लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए, बिहू नृत्य में नृत्य अलग अलग भूमिकाएं निभाते हैं। बगु नृत्य। अब बगु नृत्य। बगुरुम्बा नृत्य बसंत ऋतु में आयोजित होने वाले त्योहारों के दौरान किया जाता है। असम में मनाए जाने वाले बिहू त्योहारों को रोंगाली बिहू। बिहू के 3 रूप हैं: बिहाग बिहू, काती बिहू, माघ बिहू। माघ बिहू को भोगाली बिहू भी कहते हैं। सोनल मानसिंह को पद्म विभूषण कब मिला था? सोनाली मानसिंह को पद्म विभूषण 2003 में मिला था। सोनल मानसिंह को साल 2003 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। वह पद्म विभूषण पाने वाली पहली भारतीय महिला नृत्यज्ञ थी। सोनल मानसिंह के बारे में अधिक जानकारी। सोनाली मानसिंह का जन्म 30 अप्रैल 1944 में हुआ था। वह भारतनाट्यम और ओडिसी नृत्य शैली की गुरु हैं। उन्हें साल 1992 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1987 में भी जीता है। उन्हें शास्त्रीय नृत्य को बढ़ावा देने की अहम भूमिका निभाई। सोनाली मानसिंह एसएससी जीडी के लिए महत्वपूर्ण सवाल है, कृपया यह ध्यान रखें। उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से सम्मानित मिला है। यह भारत की राष्ट्रपति ने उन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। 2024 में दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन थे? आतिशी मार्लेना। केजरीवाल के इस्तीफा के बाद 21 सितंबर 2024 में दिल्ली की 8वीं मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? ये सवाल पूछा गया एसएससी जीडी में। राजीव कुमार और अन्य 2 निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और एस सिंधु हैं। पांचवी पंचवर्षीय योजना में कौन सा नारा दिया गया था? पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। भारत की पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 के बीच रही। पांचवी पंचवर्षीय कुल 4 बरस तक रही। यह ध्यान देने बात है। इस योजना का मकसद रोजगार, गरीबी उन्मूलन और न्याय पर ध्यान देना था। साथ ही कृषि उत्पादन और रक्षा में आत्मनिर्भरता हासिल करना भी इसका मकसद था। इस योजना के तहत कई प्रमुख गतिविधियां न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम एमएनपी की शुरुआत की गई थी और कार्य के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत, कई सड़कों का चौड़ीकरण, पर्यटनों का विस्तार, विद्युत आपूर्ति अधिनियम में संशोधन। इस योजना में कुछ खास बातें। इस योजना का लक्ष्य वृद्धि दर 4.4% थी, जबकि वास्तविक विकास दर 4.8% रही। इस योजना को 1978 में निर्वाचित मोरारजी देसाई सरकार ने खारिज कर दिया था। प्रदीप नरवाल किस खेल से संबंधित हैं? कबड्डी। प्रदीप नरवाल किस खेल से संबंधित हैं? कबड्डी से संबंधित हैं। कबड्डी में कुल 12 खिलाड़ी होते हैं, जिसमें 7 कोर्ट में होते हैं, 5 रिजर्व में होते हैं। कबड्डी कोर्ट डॉज बॉल गेम जितना बड़ा होता है। कोर्ट के बीचों बीच एक लाइन खींची होती है जो इसे 2 हिस्सों में बांटती है। कबड्डी महासंघ के हिसाब से कोर्ट का माप 13 मीटर × 10 मीटर होता है। प्रदीप कुमार रणजी फुटबॉल से जुड़े हुए थे।
लंदन ठुमका गीत किसने गाया? अमित त्रिवेदी, लाभ जहूजा, सोनू काकर, नेहा काकर। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें कहे हैं जो कि आने वाले एग्जाम जीडी में महत्वपूर्ण होंगे। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। सरस्वती बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। स्वामी दयानंद सरस्वती आधुनिक भारत के चिंतक और आर्य समाज के संस्थापक थे। उनका जन्म 12 फरवरी 1824 को गुजरात के टकारा में हुआ था। उनका बचपन का नाम मूलशंकर था। उन्होंने वेदों के प्रचार प्रसार के लिए मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। उन्होंने वेदों की ओर लौटो नारा दिया था। उन्होंने कर्म सिद्धांत, पुनर्जन्म और संन्यास को अपने दर्शन के स्तंभ बनाए। उन्होंने बाल विवाह, सती प्रथा जैसी कुरीतियों को दूर करने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने सबसे पहले 1876 में स्वराज का नारा दिया था। उन्होंने वेदों को सर्वोच्च माना और वेदों का प्रमाण देते हुए हिंदू समाज में फैली कुरीतियों का विरोध किया। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक एक प्रमुख ग्रंथ लिखा था। उन्होंने परोपकारी समाज की स्थापना की। आपका अगला सवाल स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में इतनी बात आपको याद रखना जरूरी है जो कि एग्जाम में पूछे गए सवालों की संभावना है, इसलिए हमने आपको कुछ महत्वपूर्ण कराए हैं। हिंद महासागर से किस सागर का निर्माण हुआ है? अरब सागर और बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर के हिस्से हैं। अरब सागर हिंद महासागर का एक त्रिभुजाकार आकार है। यह भारतीय उपमहाद्वीप और अरब क्षेत्र के बीच स्थित है। दुनिया के 5 महासागर ये हैं। दुनिया के 5 महासागर: प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर। परचेसिंग पावर किस पर निर्भर करता है? क्रय शक्ति, समता का सिद्धांत, मध्यस्थता के विचार पर निर्भर करता है। एक स्थान पर एक वस्तु खरीदने और तुरंत दूसरे स्थान पर उच्च मूल्य पर बेचने का अवसर मूल्य अंतर का लाभ उठाते हुए यह अंतर कीमतों को अभिसारित करेगा, क्योंकि खरीद और बिक्री कीमतों की संतुलित करेगी। नमक से पानी के वाष्पित होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वाष्पीकरण। यह एसएससी जीडी में पूछा गया सवाल है। यह आने वाले शिफ्टों के लिए महत्वपूर्ण होगा, इसलिए एनालाइज जरूरी है। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो एक बार चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसलिए आपको मिलती रहती हैं। नमक पानी में घुलनशील है। नमक पानी में घुलनशील है, इसलिए वाष्पीकरण पर पानी वाष्प में बदल जाता है, जबकि नमक के क्रिस्टल कंटेनर में ही रहेंगे। इसलिए इस पृथक्करण के लिए वाष्पीकरण का उपयोग किया जाता है। दक्षिण भारत राज्य में सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य की है? आंध्र प्रदेश। सबसे कम साक्षरता दर किसकी है? आंध्र प्रदेश। दक्षिण भारत के राज्यों में आंध्र प्रदेश की साक्षरता दर सबसे कम है। साल 2017 में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के सर्वेक्षण के मुताबिक आंध्र प्रदेश की साक्षरता दर 66.9% थी। दक्षिण भारत में कुछ और राज्यों की साक्षरता दर: तेलंगाना की साक्षरता दर 72.8% है। कर्नाटक की साक्षरता दर 72.2% है। महाराष्ट्र की साक्षरता दर 77.6% है। सिक्किम की 76.6% है। मणिपुर की साक्षरता दर 76.5% है। असम की साक्षरता दर 76.3% है। भारत का सबसे कम साक्षरता दर वाले राज्यों की जानकारी: बिहार की साक्षरता दर
61.8% है। अरुणाचल प्रदेश की साक्षरता दर 66.95% है। राजस्थान की साक्षरता दर 67.06% है। यह SSC GD एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है साक्षरता दर, प्लीज़ याद कर लें। आपका अगला, भारत में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर 12 राज्यों की जानकारी। केरल की साक्षरता दर सबसे अधिक है, प्लीज़ इसे याद रखें, 96.2%। मिजोरम की साक्षरता दर 91.33%। लक्षद्वीप की साक्षरता दर 9.2% है। शास्त्रीय नृत्य से संबंधित प्रश्न। असम का शास्त्रीय नृत्य है और यह 8 मुख्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपराओं में से एक है। वर्ष 2000 में इस नृत्य को भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में शामिल होने की गौरव प्राप्त हुआ है। इस नृत्य के संस्थापक महान संत श्रीमंत शंकर देव हैं। शंकर देव ने शास्त्रीय नृत्य को अंकीय नाट्य शंकर देव द्वारा तैयार किया असमी एकांकी नृत्य का एक रूप है के लिए संगत के रूप में बनाया गया था। यह नृत्य सत्र नामक असम के मठों में प्रदर्शित किया जाता है। यह परंपरा सत्रों के भीतर बड़ी और विकसित हुई और यह नृत्य रूप शास्त्रीय नृत्य कहा जाने लगा। नृत्य के प्रमुख प्रतिपादक बापूराम बरबयाना अतैया, मनीराम डाटा मुक्तिया बरयाना, गहन चंद्र गोस्वामी, जीवेश्वर गोस्वामी, प्रदीप चलिया, ललित चंद्र नाथ ओझा, गोपीराम बरयाना, रामेश्वर सैकिया, हरिचरण सैकिया, कोसा कांटा देव गोस्वामी, आनंदा मोहन भगवती, गुड़ कांटा डाटा बरयाना, प्रभात शर्मा, जतिन गोस्वामी, परमानंद बरयान, मणिक बरबयाना। ये शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक हैं, प्लीज़ ध्यान से देख लें, SSC GD के लिए ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। घनकंता बोरा बरयाना, जीवनजीत डाटा टांकेश्वर हजारिका बरबयान, मुहीकांत बोरा गयान बरगयाना, भावनाता बरबयाना। आपने देखा होगा शास्त्रीय नृत्य में ये बरबयाना शब्द कई बार आया, इसलिए आप इससे थोड़ा सा ट्रिक लगा सकते हैं। और दूसरी बात, एक गोस्वामी भी आया है, ये ध्यान रखें, यह आपके लिए महत्वपूर्ण एवं ट्रिकी सवाल हैं। जो हिंदी के सवाल पूछे गए हैं उन्हें के लिए करते हैं। जो कभी बूढ़ा ना हो एक शब्द अजर। मुख का विलोम शब्द क्या है? गौड़। अब हम SSC GD 17 फरवरी सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस अगली वीडियो में करते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक ज़रूर करें, जिससे आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। लाइक कमेंट करना ना भूलें। ओके, थैंक्स डियर।